नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नौसेना के थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। 6 दिन पहले शादी हुई। चैनलों पर इनके वीडियो चला चलाकर इमोशन पैदा किया गया और इसी अफसर की बहन की आवाज गायब कर दी गई। जिस भाई के पार्थिव शरीर का फोटो दिखाकर देश में ज्वार पैदा करते हो, उसी भाई की बहन की आवाज कहीं कमजोर कर देते हो और कहीं गायब भी कर देते हो। अब आप एक काम कीजिए, यह वीडियो तो पूरा देखिए ही। क्या यह सवाल बार बार नहीं पूछा जाना चाहिए जो शीतल बेन ने पूछा है, सूरत की शीतल बेन ने, कि जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते थे तो ऊपर घाटी तक जाने क्यों दिया? अगर किसी वजह से कहीं पर सुरक्षा नहीं दी जा सकती थी तो वहां पर 2000 लोगों को क्यों जाने दिया गया? जिस कश्मीर में शुक्रवार की नमाज सुरक्षा के घेरे में होती है, उस कश्मीर के बारे में सरकार ने गलत धारणा फैलाई कि आतंकवाद खत्म हो गया है और लोगों ने सही ही भरोसा किया। इसका जवाब कौन देगा और अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक और उदाहरण दे रहा हूं, जरा इस वीडियो को धीरज के साथ आखिर तक देखिएगा। खोज खोज कर पढ़ना पड़ता है, तब जाकर 2-4 दाने मिलते हैं, जिससे पता चलता है सरकार की तरफ से कितनी बड़ी चूक थी। वहां सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं थी। हिंदू अखबार में असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य का बयान छपा है। कहते हैं, जब बंदूक दिखाकर उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, उन्होंने पढ़ दिया, उनकी जान बच गई। लेकिन इसी रिपोर्ट में देबाशीष यह भी तो कहते हैं कि वे आधे घंटे तक गोलियों की आवाज सुनते रहे। 2 घंटे लग गए उन्हें वहां से बचकर निकलने में। उनके साथ कई और यात्री भी थे। 30 मिनट तक गोली चलती रही और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन हिंदू ने भी हेडलाइन क्या बनाई है? यही कि प्रोफेसर कलमा पढ़कर बच गए और सरकार गलती कर कर भी बच गई। सबकी हेडलाइन उसी दिशा में है जिसके जरिए सरकार और बीजेपी के समर्थक माहौल बना रहे हैं। लेकिन किसी की हेडलाइन इस बात को लेकर चीख नहीं रही कि आधे घंटे तक गोली चलती रही, कोई जवाब नहीं। आतंकवादी गोली चलाकर गोल हो गया, कोई एनकाउंटर नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि कह रही हैं, 1.5 घंटे तक भाई के पास मदद नहीं पहुंची, तड़पते रहे, मर गए। शीतल बेन कहती हैं, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। आज से नहीं, आपको 10 साल से कह रहा हूं, आपको ना अखबार पढ़ने आता है, ना टीवी देखना आता है। लगता होगा मैं अहंकार में कह रहा हूं, लेकिन आप इस घटना की रिपोर्टिंग का खुद अध्ययन कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी के किस अखबार और चैनल ने अपनी वेबसाइट पर विनय नरवाल की बहन के बयान को प्रमुखता से छापा है? आप पता कीजिए तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया कैसे आपके साथ धोखा कर रहा है। भास्कर की रिपोर्ट की हमने आलोचना की, तो भास्कर की ही एक रिपोर्ट का उदाहरण देता हूं। नवंबर महीने में भास्कर के विनय सुल्तान ने एक खोजी रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन को बार बार पढ़ा जाना चाहिए। विनय सुल्तान ने लिखा कि कश्मीर में आतंकवाद अपना सर फिर से उठा रहा है। खुफिया इनपुट कहते हैं कि अब कश्मीर में विदेशी आतंकी भी सक्रिय होने लगे हैं। वे गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने हथियार बदल लिए हैं और स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं कर रहे। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना के कमांडो जैसी है। विनय लिखते हैं कि 370 के बाद कश्मीर को जो सहारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यह एक चूक रही। कोविड के बाद से भारत ने तकनीकी इंटेलिजेंस के तंत्र में सुधार किया और 2021-22 के दौरान 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। मगर इस कामयाबी के चलते आईएसआई ने घाटी में अपनी रणनीति बदली और हाइब्रिड मिलिटेंसी शुरू कर दी। विनय सुल्तान लिखते हैं कि 2022 से जम्मू डिवीजन में शुरू हुई मुठभेड़ों में यह देखा गया है कि आतंकियों की ट्रेनिंग आला दर्जे की है। इनके हथियार नई तकनीक के हैं। इनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, नाइट विजन चश्मा और थर्मल डिवाइस हैं। संचार के लिए अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ता खोजने के लिए अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलों में देखा गया है इनकी फायरिंग बेहद सटीक होती थी। विनय सुल्तान की इस रिपोर्ट को सृष्टि से लेकर शीतल बेन के बयानों के साथ मिलाकर देखिए। सारा प्रोपेगेंडा अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दहाड़ मारा जा रहा है। जब आप दहाड़ मारने में इतना बहादुर हैं तो फिर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते?
पता चलता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य होने का दावा भ्रामक था। भ्रामक दावों पर लोगों ने यकीन किया और आतंक के शिकार हो गए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, और हो भी जाती तो क्या पूछ लिया जाता। गोदी मीडिया यह सब पूछेगा भी नहीं। नवंबर में विनय सुल्तान ने लिखा था कि अगर कम से कम भी हिसाब लगाएं तो इस समय जम्मू कश्मीर में 150 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं। आज यह आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका होगा। विनय सुल्तान ने आगे लिखा है कि दुकानों के शटर तोड़कर राशन का सामान लूटने, रिमोट एरिया की दुकानों पर मैगी नूडल्स की आमद ऐसे संकेत थे जो भारी घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहे थे। 5 महीने पहले विनय सुल्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था, आईएसआई ने बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ 2 साल के भीतर पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को एक्टिव कर लिया है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में हथियारों की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है। आतंकवाद की इस नई उपज की स्थानीय लोगों पर निर्भरता न के बराबर है। इस बीच भारत का खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर अरेस्ट ड्राइव के चलते तहस नहस हो गया है। सही खुफिया जानकारी का मिलना मुश्किल हो गया है। यह तो छपा था 5 महीने पहले, फिर भी आतंकी हमला हुआ। हर ईमानदार जानकार कह रहा है खुफिया तंत्र की नाकामी है, सुरक्षा फेल हुई है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने ट्वीट किया है, जब तथाकथित चाणक्य सरकारों के गिराने में व्यस्त होंगे, पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त होंगे, चुनावों में हेराफेरी करने में व्यस्त होंगे, तो यही होगा। खुफिया तंत्र कहां है, सर्विलांस कहां है, जेम्स बॉन्ड डोवाल कहां हैं। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, और अब पहलगाम में। इसके बीच कई बड़े हमले हुए, 14 कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन क्या किसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम लेकर सवाल करने की हिम्मत दिखाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने अपनी तरफ से कुछ बोलने की जरूरत समझी कि पहलगाम में यह सब किसकी चूक का नतीजा है, उनका क्या दृष्टिकोण है। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे यह भी लिखते हैं कि बीजेपी सरकार ने पैसा बचाने के लिए कोविड के बाद से फौज में 1.8 लाख कर्मी कम कर दिए हैं। अगर मान्यवर अमित शाह जी ने विदेश खतरों पर निगरानी रखने में उतनी दिलचस्पी दिखाई होती जितनी उन्होंने विपक्षी नेताओं की जासूसी करने और जय शाह को आईसीसी अध्यक्ष बनाने में दिखाई है, तो शायद आज चीन भारत की जमीन पर बैठा ना होता और शायद यह हमला रोका जा सकता था। आप टेलीविजन चैनलों के साथ साथ अखबारों की रिपोर्टिंग भी ध्यान से देखिए। सुरक्षा को लेकर कैसे आधी अधूरी जानकारियों के साथ रिपोर्टिंग हो रही है। कहीं कुछ लिखा गया है, कहीं कुछ लिख दिया गया है। अचानक से सूत्र सरकार बनकर बोल रहे हैं। पता चलता है कि अब अखबारों के पास भी सुरक्षा कवर करने वाले एक्सपर्ट रिपोर्टर नहीं हैं, और उनके पास खबरें होती भी होंगी तो कोई डर के मारे छापेगा भी नहीं। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? आपका। और किसके अपने मारे गए? आपके। सेना क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थी? फर्स्ट एड क्यों नहीं था? यह सब सवाल पूछते रहिए। 23 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। बताने की जरूरत भी नहीं समझी कि इन सवालों का कुछ तो जवाब दिया जाना चाहिए। पत्रकार पूछ रहे हैं, जानकार पूछ रहे हैं, और जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं वो परिवार के सदस्य पूछ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से गृहमंत्री अमित शाह जिस जगह पर उतर रहे हैं, वहीं पर आतंकवादियों ने 26 भारतीयों को मारा है। वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। गृहमंत्री ने अगर दौरा किया तो क्या पाया? किसकी लापरवाही पाई? क्या सुरक्षा थी? क्या सुरक्षा हटा दी गई? क्या सप्ताह में कभी कभार ही यहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी? जवाब कब आएगा? कब तक यही वीडियो बार बार चलता रहेगा कि गृहमंत्री ने कश्मीर का दौरा किया? 8 अप्रैल 2025 की पीरजादा आशिक की यह रिपोर्ट द हिंदू में छपी है। 6 से 8 अप्रैल के बीच अमित शाह कश्मीर के दौरे पर थे। तब उन्होंने बयान दिया कि मोदी सरकार के निरंतर और संगठित प्रयासों ने भारत विरोधी ताकतों द्वारा पोषित आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त का इस्तेमाल करते हैं। 8 अप्रैल को बयान देते हैं, 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। यही इनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था कि जहां 2000 लोग जमा थे वहां एक सिपाही तक नहीं था, और अब कश्मीर से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं।
The Home Minister, Mr. Amit Shah, must provide answers on the tragic and terrible terror attack that has happened in Pahalgam under his watch. He is the one that needs to provide answers. Here are 5 questions for the Home Minister, Mr. Amit Shah. Question number 1. Will Mr. Amit Shah answer as to how there was this grave intelligence failure, this massive failure of intelligence in the Kashmir Valley? That's question number 1. Question number 2. Will Mr. Amit Shah answer as to how he can repeatedly claim that the situation in Kashmir is normal? He is the one who has repeatedly pushed the situation in Kashmir is normal line. How has he repeatedly claimed that the situation in Kashmir is normal when so many innocent lives have been massacred? That's question number 2. Question number 3. Will Mr. Amit Shah answer as to what have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground in Kashmir? What have been the coordination mechanisms between the Home Ministry and local security agencies on the ground? How has the Home Ministry been coordinating with local security agencies on the ground? That's question number 3. Question number 4. Will Mr. Amit Shah answer as to how he has repeatedly claimed that cross-border terrorism has been eliminated, that cross-border terrorism no longer exists when this kind of attack has taken place in Pahalgam? That's question number 4. Question number 5. Will Mr. Amit Shah admit that he has been far too involved in political management, in election management, rather than in dealing with the real issues that the Home Ministry needs to be concerned about, namely keeping the people of India safe? गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आपने भी क्यों नहीं पूछा? ना मीडिया ने इन सवालों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया कि गृह मंत्री सुरक्षा से संबंधित सवालों के जवाब दें। हम इसके लिए किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे। इस्तीफा केवल ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और सिद्धारमैया से मांगा जाता है। पद पर ना होते हुए भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा जाता है। हैरानी है कि इन सभी ने पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। सरकार को लगता है पाकिस्तान को दहाड़ देंगे, ललकार देंगे तो लोग उनसे सवाल नहीं करेंगे, वोट तब भी मिलेगा, और यह बात सही भी है। इसलिए सुबह सुबह मधुबनी चले गए। सरकार जवाब नहीं दे रही। अभियान चल रहा है कि अजीत अंजुम, अभिसार और रवीश कुमार का वीडियो कहां है, कब बोलेंगे। कमाल है, क्या अजीत अंजुम ही मंत्री हैं? प्रधानमंत्री क्यों गए मधुबनी?